नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस भूगोल की जर्नी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के वंशोट अध्याय 2 की, जिसमें हम विश्व पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि को पढ़ेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर जो है वो क्लास होने वाला है। हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने वाला है। यानी इस वंशोट में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे और वो 3 चीजें जो है वो आपको सीधी सी सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जनसंख्या होती क्या है। लोगों की जो काउंटिंग होती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं और ये प्रत्येक 10 साल में की जाती है। कितने साल में की जाती है? प्रत्येक 10 साल में की जाती है। वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या यानी लोग जो है वो किस प्रकार फैले हुए हैं और घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर लोगों की संख्या को औसतन देखा जाता है और हर किलोमीटर में या हर क्षेत्र में हर 10 साल में कितने लोग बढ़ते हैं उसको हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। आइए इन तीनों टॉपिक को बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं। मानव भूगोल मूल सिद्धांत पुस्तक का ये दूसरा जो चैप्टर है ये 3 ही चीजों पर टिका हुआ है, वितरण, घनत्व और वृद्धि। किसका वितरण, किसका घनत्व और किसकी वृद्धि? तो जनसंख्या की। तो यहां से हमारे सामने जो व्यक्ति आए हैं उनका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात बताते हैं और बड़े ही मुस्कुराते हुए अपनी बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी देश सोने से यानी ज्वेलरी से यानी कि गोल्ड से महान नहीं बनता है। कोई भी देश सोने से मतलब ज्वेलरी से, गोल्ड से, पैसों से महान नहीं बनता है। किसी भी देश को महान बनने के लिए वहां के स्त्री पुरुषों का अच्छा होना जरूरी है, वहां के यूथ का अच्छा होना जरूरी है, वहां के लड़के और लड़कियां, वहां के युवक और युवतियां यानी वहां की जनसंख्या का अच्छा होना जरूरी है। यह बात मैं नहीं, राल्फ वाल्डो इमर्सन कह रहे हैं कि देश स्वर्ण से नहीं मतलब सोने से नहीं, देश महान बनता है तो किससे बनता है? देश महान अगर बनेगा तो स्त्री और पुरुषों से बनेगा। साहस से, निडरता से जो लोग लड़ते हैं और देश को आगे तक ले जाते हैं वो देश सबसे ही आगे चला जाता है। देश एक राष्ट्र को मजबूत और महान बनाने में स्त्री और पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो क्या लिखा है इन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी है कि देश जो है किससे महान नहीं बन रहा है। यहाँ पे देश किससे महान नहीं बन रहा है? स्वर्ण यानी सोने से। तो किससे बन रहा है? स्त्री और पुरुषों से, वहां के यूथ से मजबूत और महान बनता है। हम लिखते हैं ना, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ये मेरा भारत जो महान है इसका मतलब क्या है? इसको कौन महान बनाते हैं? स्त्री और पुरुष महान बनाते हैं। यहाँ की जनसंख्या इसको महान बनाती है। सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं, सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं और परिश्रम करते हैं, यानी देश के ऐसे नागरिक, राल्फ वाल्डो इमर्सन मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्य और समान की खातिर जो लोग डटे रहते हैं, जम्मू कश्मीर के उस जवानों को, उस आर्मी के जवान को, उस सेना को देखो आप, -डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वो उस बर्फ के अंदर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की खातिर, अपने सत्य और समान की खातिर वो कष्ट झेलते हैं, क्योंकि उनका देश मजबूत हो, उनका देश महान हो और वो स्त्री और पुरुष सेना के जवान अपने देश के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब अन्य देश निद्रामग्न हो, जब बाकी देश सो रहे हो, तो जो देश साहस दिखाएगा तो अन्य देश भाग खड़े होते हैं और वही राष्ट्र के मजबूत स्तंभ होते हैं। जब अन्य देश सो रहे होते हैं और जो देश मजबूती से, साहस से, ताकत से, अपनी आन बान और त्याग के साथ, अपने समर्पण के साथ अपने देश की महानता के लिए आगे बढ़ता है और साहस दिखाता है, जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, जब जो संघर्ष करता है, जब बाकी निद्रा मग्न होते हैं, वो देश को आगे बढ़ाने में वो स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो मजबूत स्तंभ होते हैं देश के। क्या होते हैं? जो देश को आसमान तक ऊंचा उठाते हैं। देश को उठाकर आसमान के टच नहीं करना है,
आसमान तक ऊंचा उठाना मतलब अपने देश का नाम रोशन करना। ये मैं नहीं, राल्फ वाल्डो इमर्सन कह रहे हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वो कह रहे हैं वही लोग राष्ट्र के स्तंभ हैं और गहरी नींव डालते हैं अपने देश की और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। कहां तक? आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यहां तक समझ गए होंगे आप, बहुत ही प्यारी चीज है ये। आगे देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप पूरे वर्ल्ड में। देखो यह तीन चीजें हम देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जनसंख्या क्या है। सबसे पहला शब्द हमारे सामने है, सबसे पहला शब्द हमारे सामने है कि जनसंख्या क्या है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या, काला काला हो गया रे, काला काला हो गया। जनसंख्या, ये देखो साहब मैंने लिखा जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। ये हर 10 वर्ष में काउंट होती है। कितने वर्ष में? हर 10 वर्ष में काउंट होती है। सबसे पहले भारत में 1872 में, कब की बात बता रहा हूं, सबसे पहले जनसंख्या की काउंटिंग भारत में 1872 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था इसका? लॉर्ड मेयो। उसके बाद 1881 में 1881 में एक और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड आए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। उन्होंने फिर कराई जनगणना हमारे देश की। तो 2 जनगणनाएं हमारे यहाँ शुरुआत में हुई। इसमें तो 12 पॉइंट कुछ यानी कि 12 करोड़ के आसपास जनसंख्या बताई और इसमें जो जनसंख्या बताई वो 25 करोड़ के आसपास बताई। और उसके बाद 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? जनगणना। किसकी होती है जनगणना? जनगणना होती है जन की, यानी लोगों की। और इन लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। और इस जनगणना में यह देखा जाता है कि लोग किस प्रकार फैले हुए। कई ऐसे गांव हैं जहां एक गांव में 100 लोग रहते हैं, कई ऐसे शहर है जहां लाखों लोग रहते हैं, मेगा सिटी बने हुए हैं। तो ये जो फैलाव है जनसंख्या का, ये जो जनसंख्या फैली हुई है, इस फैलाव को एक जगह कम एक जगह ज्यादा, तो इस फैलाव को हम क्या कहेंगे? इस फैलाव को हम सीधा सीधा नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीधा सीधा नाम जनसंख्या वितरण। क्या बोलेंगे इसको हम? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का जो फैलाव है उसी को हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण अपने आप में एक लेवल रखता है और इसी लेवल से इसको जनसंख्या वितरण के नाम से जाना जाता है। तो फैलाव। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जनसंख्या वृद्धि क्या है? यानी एक क्षेत्र में मान लो कि 100 लोग रह रहे हैं और 10 साल बाद में गया 180 लोग हो गए, तो वहां वृद्धि हो गई। एक चीज बड़ा परेशान करती है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर में औसतन कितने लोग रह रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि माना कि मैं जयपुर में रहता हूं, राजस्थान में एक जिला है जयपुर, राजधानी है राजस्थान की। कानपुर ले लो आप, बिहार का कोई अच्छा सा और ले लो कुछ आप, यूपी का कानपुर ले लो, बिहार का पटना ले लो, जो आपको ठीक लगे। माना कि यहाँ 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग रह रहे हैं। और 100 लोग जो है वो 2 किलोमीटर में रह रहे हैं। कितने किलोमीटर में रह रहे हैं? 2 किलोमीटर में। तो यहां से आप देखो तो औसत घनत्व जो है वो आ गया 50। ये आपके जयपुर का घनत्व हो गया। ये काल्पनिक आंकड़ा मैंने लिया है। तो ये होता है घनत्व। तो तीनों चीजें मैंने एक साथ समझा दी, क्योंकि आधे बच्चे 5 मिनट के लिए आते हैं और फिर लेक्चर से चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपना नाम रोशन करे। आगे देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। आपने कहीं देखा कि मतलब कई जगह तो हम जनसंख्या को देखते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या है, भीड़ भरी पड़ी है, वहां पे भीड़, मतलब पैर देने के लिए जगह नहीं है। और किसी स्थान पर जोर जोर से आवाज लगाओ, कोई है क्या, कोई है क्या, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो वितरण जो है, फैलाव जो है जनसंख्या का, वो एक सा है क्या? नहीं है। इसलिए यहां लिखा है असमान रूप से वितरण है जनसंख्या का। कैसा है? असमान रूप से। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। यानी किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, ये चीज हमें वहां किसी भी चीज को प्रोवाइड करवाना हो, वहां की समस्या का निराकरण करना हो, वहां क्या तकलीफ है इसको जानना हो, वहां लोगों के साथ क्या घटना हो रही है ये हमें समझना हो। ये हम जब समझ पाते हैं जब हमें पता हो कि वहां लोग कितने रह रहे हैं, वहां पे लोग कितने रह रहे हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है जानना है।
यानी जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है इस जमीन पर लोग जो है वो किस प्रकार फैले हुए हैं, ये जानना ही जनसंख्या वितरण है। यानी हमारे इस गोले पे, पीके कहता है ना, इस गोले पे जो लोग हैं वो किस प्रकार फैले हुए हैं, इसको जानना ही जनसंख्या वितरण है। कहां कितने लोग रह रहे हैं, कम हुए कि ज्यादा हुए, वर्दी है, कैसे रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, वितरण है। और 1 किलोमीटर में औसतन कितना माना गया है, घनत्व है। छोटी सी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां से आगे जब हम देखते हैं तो और प्यारी सी चीज यहां समझा रखी है जिसको बड़ी डिटेल्स हैं और बहुत ही शिद्दत से हम समझते हैं। ये आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, ये जो गोला बनाया गया है ये जनसंख्या वितरण को समझने में बहुत कारगर साबित होगा। क्या समझने में? जनसंख्या वितरण को समझने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। कैसे साबित होगा तो समझिए इस बात को। या माना कि ये कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। देखिए समझते हैं इसको। ये जो गोला है अपने आप में 100% है, यानी मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 100% है पूरा, ठीक है। अब इसका एक पार्ट में यहां से साइड में करके इसको मैं मान लेता हूं कि ये 10% क्षेत्रफल है इसका। कितना है? 10% क्षेत्र है। और इस 10% क्षेत्र में यहां एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 100 लोग रह रहे हैं, यानी जनसंख्या इस गोले में रह रही है 100। जनसंख्या कितनी रह रही है? 100। अब इन 100 लोगों में से 90 लोग इसमें रह रहे हैं, तो यहां की जनसंख्या कितनी है? 90 लोग। तो 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या रह रही है। बाकी क्षेत्र कितना बचा है? बाकी ये वाला जो क्षेत्र है बाकी पड़ा है, ये कितना है? 90% क्षेत्र बचा हुआ है। और जनसंख्या कितनी बची है इसमें से? 90 तो गई, 90 कहां रह रही है? 10% में, तो 10 बची है। तो 10% जनसंख्या इस इतने बड़े क्षेत्र में रह रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधा ज्यादा है इसलिए लोग ज्यादा रह रहे हैं। यहाँ शिक्षा है, यहाँ रोजगार है, यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। तो ये जो इस प्रकार का जो वितरण है, जनसंख्या का फैलाव है, इसी को हम वितरण के नाम से जानते हैं, वितरण के नाम से जानते हैं। अब आगे बात समझ में, यानी कि 10% क्षेत्रफल, यानी छोटा सा क्षेत्रफल, लोग ज्यादा, जैसे शहरों में होते हैं, बड़ा सा क्षेत्रफल लेकिन लोग कम, यही जनसंख्या वितरण है। तो ये इसी चीज को यहां समझाया गया है। यानी कि पूरे विश्व में मैं अगर बात करूं तो 100 देश ऐसे हैं, कितने देश? 100 कंट्री ऐसे हैं जहां पूरे विश्व की 60% जनसंख्या रहती है, बाकी 60% जनसंख्या वहां निवास करती है। बाकी सारे देशों में, बाकी जितने भी देश हैं उन सारे देशों में जो जनसंख्या है वो 40% ही है, जबकि वो 100 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधा ज्यादा है। देखिए अब इसको समझिए। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10%, ये देखो 90% जनसंख्या जो है 10% पे रह रही है। विश्व के 100 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 100 ऐसे सर्वाधिक आबाद देश है जहां पे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या क्या करती है? निवास। इनमें से एशिया में 6 अवस्थित है, यानी एशिया में कितने हैं? 6। यहां तक बात समझ में आ गई। जनसंख्या घनत्व क्या है, यह बात कई बार हमें परेशान करती है। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जयपुर का एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि जयपुर जो है, माना कि जयपुर में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? जयपुर में 100 लोग हैं और जयपुर 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 100 तो क्या है? यहाँ की जनसंख्या है, और ये 2 क्या है? यहाँ का क्षेत्रफल है। और जब इस आंकड़े को हम निकालते हैं तो यहाँ पे 50 आते हैं, तो बराबर में 50 इसका आंसर आया। तो ये 50 यहाँ का घनत्व है, ये 50 यहाँ का क्या है? घनत्व। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ, जनसंख्या को ऊपर लेना है, क्षेत्रफल को नीचे लेना है, और उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बहुत बड़ा सा एक क्षेत्र है, इसमें कितने लोग कहाँ रह रहे हैं वो तो वितरण कहलाएगा। और औसतन 1 किलोमीटर का आंकड़ा निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर में लोग कितने रहेंगे। ये औसतन किलोमीटर के आंकड़े निकाले जब जाते हैं तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है,
इसको पढ़ लेते। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। भूमि जो है, जमीन जो है, उसकी प्रत्येक इकाई पर जो लोग रह रहे हैं उनके पोषण की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक होता है, यानी लोग कितने हैं और उनके पास जमीन यानी क्षेत्रफल कितना है, लोग कितने मतलब जनसंख्या कितनी और उनके पास जमीन कितनी है, इस चीज को जब समझा जाता है, इसके बीच के अनुपात को, इसमें औसतन अनुपात देखा जाता है। जैसे हमने जयपुर का देखा, 100 किलोमीटर में मान लो 100 लोग रह रहे हैं मान लो जयपुर में, और 2 किलोमीटर में जयपुर है, तो 1 किलोमीटर में कितने हुए 50। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर में 50 ही होंगे, हो सकता है कि 1 किलोमीटर में 30 और दूसरे में 70 हो, लेकिन यह औसत देखा जाता है। जब औसतन आंकड़ा निकाला जाता है पर किलोमीटर का, तो उससे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। बहुत सिंपल चीज है, अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये देखो ये इसकी सामान्य परिभाषा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों घनत्व के रूप में मापा जाता है। इसको किसके रूप में मापा जाता है, घनत्व के रूप में इसको मापा जाता है, तो यह जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या वितरण जो है, जनसंख्या का जो वितरण है उसको कौन डिस्टर्ब करता है और कौन सपोर्ट करता है, वो उसके अलाइनमेंट होंगे, वो उसके तत्व होंगे, वो उसके कारक होंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जनसंख्या को जो प्रभावित करता है वो होता है भूगोल। तो ऐसे भूगोल की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करेगी, उनको हम कहेंगे भौगोलिक कारक। यानी भूगोल की दृष्टि से लोग कहां बसना पसंद करेंगे, एक बढ़िया इमेज से मैंने समझा रखा है आपको। सबसे पहले तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां जल आसानी से मिल जाता हो। जहां क्या मिल जाता हो, जहां जल आसानी से मिल जाता हो, जल की उपलब्धता हो जाती हो। लोग सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि से वहीं रहना पसंद करेंगे जहां आसानी से जल मिल जाता हो, जहां आसानी से जल की उपलब्धता हो जाती हो। क्यों चाहिए जल उनको, जल किसान को चाहिए होता है सबसे ज्यादा। सबको जल चाहिए होता है लेकिन किसान को चाहिए होता है, क्योंकि किसान करता है खेती और खेती से होती है फसल। तो जल भौगोलिक कारक है और जल की उपलब्धता से फसल होती है। जल एक महत्वपूर्ण कारक है और उद्योगों में भी जल काम आता है, इसलिए लोग उद्योग भी वहां लगाएंगे जहां जल होगा। भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या को कोई प्रभावित करता है तो सबसे पहला है जल। जल की उपलब्धता, क्यों, क्योंकि फसलों में जल, उद्योगों में जल, मछली पालने के लिए जल, रह रहा है कोई व्यक्ति आवास कर रहा है अपना घर बना के, वहां उसको चाहिए जल। जल के बगैर जीवन सुगम नहीं हो सकता, नाव चलाने के लिए भी चाहिए जल। तो जल ही जीवन है, ये हमने कई बार सुना है, जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है। तो नौ संचालन, जल सुगमता, मछली पालन, फसलों में जल महत्वपूर्ण कारक है और उद्योगों में भी जल काम आता है। और व्यक्ति जब रहता है कहीं भी तभी उसको किसकी जरूरत होती है, जल की। तो सबसे पहला जल। आगे देखिए, भू आकृति, जल यानी भौगोलिक दृष्टि से सबसे पहला था जल। उसके बाद जमीन कैसी है, उबड़ है, खाबड़ है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, व्यक्ति कहां रहना पसंद करेगा। जल के बाद कोई डिस्टर्ब करता है व्यक्ति को या सपोर्ट करता है तो भू यानी भूमि की जो आकृति है, किसकी आकृति, भूमि की जो आकृति है वो डिस्टर्ब करती है। कैसे करती है, जैसे व्यक्ति कहां रहना पसंद करेगा तो वरीयता किस जगह को देगा, और व्यक्ति कहां रहना पसंद नहीं करेगा तो अप्रयोगिकता किसे देगा। तो व्यक्ति कहां रहना पसंद करेगा, सबसे पहले इसको समझो। सबसे पहले बहुत अच्छा डायग्राम है, ध्यान से समझना। व्यक्ति वरीयता यानी कि सबसे पहले महत्व उस जगह को देगा जहां पे समतल मैदान हो, क्योंकि कृषि अच्छी होगी, व्यक्ति को रहने का भी मजा आएगा, और मंद ढाल होगी यानी पर्वतों की हल्की हल्की ढाल होगी। व्यक्ति सबसे पहले उस स्थान को तोजब देगा रहने के लिए जहां पे मंद ढाल हो, जहां पे क्या हो, मंद ढाल हो और समतल मैदान हो, वहां व्यक्ति रहना पसंद करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, व्यक्ति उस स्थान को ही वरीयता क्यों दे रहा है जहां पे मंद ढाल है और समतल मैदान है, यानी कि यूपी राजस्थान जैसे समतल मैदान है कई जगह, तो वहां व्यक्ति क्यों रहेगा, इसका क्या कारण है, क्योंकि वहां सुविधा है, समतल मैदान पे सड़क बन जाएगी, मंद ढालों में सड़कें बन जाएगी, इसका मतलब परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। किसकी, परिवहन की सुविधा
आसानी से मिल जाएगी। तो परिवहन भी तो एक मुख्य कारक होता है, इसलिए व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा क्योंकि सुविधा मिल जाएगी और सड़क मिल जाएगी। वरीयता समतल मैदान और मंद ढाल को देगा, कारण है सुविधा और सड़क। किसको वरीयता नहीं देगा, किसको वो अप्रिय मानेगा, किससे वो घृणा करेगा, किस स्थान पर वो रहना पसंद नहीं करेगा? जहां पहाड़ियों का क्षेत्र होगा, जहां पर्वतीय क्षेत्र होगा, जहां पहाड़ियों का क्षेत्र होगा। यानी समतल मैदान पर रह रहा है वहां तो वरीयता दे रहा है, मंद ढाल पे रह रहा है वहां भी वरीयता दे रहा है, और वहां रहना पसंद नहीं करेगा जहां समतल नहीं है, तो मतलब पहाड़ियां होगी, वहां क्या होगी? पहाड़ी होगी। और पहाड़ के अलावा क्या होता है? पहाड़ का ही रूप पर्वत होता है। तो कारण क्या है इसका? कारण है कि पहाड़ जो है परिवहन को चलने नहीं देते, अवरोधक होते हैं, और यहाँ कोई सुविधा मिल भी नहीं सकती, परिवहन नहीं चलेगा तो, इसलिए सुविधा की कमी होती है। इसलिए ये अप्रयोगिता यानी यहाँ पे निराशा दिखाता है रहने में कि यहाँ मैं नहीं रहूंगा, यहाँ पे निराशा दिखाता है। कौन? मानव। तो मानव कहां रहना पसंद करता है? ये डायग्राम मानव कहां रहना पसंद नहीं करता है। ये अधिक जनसंख्या कहां देखने को मिलेगी? तो आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी गंगा के मैदानों में। कहां देखने को मिलेगी? और कम जनसंख्या हिमालय में, क्योंकि वो खुद कह रहा है मैं समतल मैदानों में रहूंगा और मंद ढाल में रहूंगा तो गंगा आ जाती है, और वो कहेगा मैं यहां नहीं रहूंगा पहाड़ों में, तो हिमालय पहाड़ पर्वत है, इससे बड़ा कौन पर्वत है? तो व्यक्ति यहां रहना पसंद कम करेगा, यहां रहना अच्छा करेगा। अनुकूल दशाएं और उद्योग जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए सड़क वगैरह आदि चीजें अच्छी होती है, इसलिए व्यक्ति उनको वरीयता देता है। आगे बढ़ते हैं। पहले हमने भौगोलिक कारक में जल को देखा, जल के आधार पर मानव कहां रहना पसंद करेगा। उसके बाद हमने आर्थिक, उसके बाद जल के बाद हमने तुरंत भू आकृति यानी जमीन के आधार पर व्यक्ति मंद ढाल और समतल स्थानों पर रहेगा। कारण यह कि सुविधा मिलेगी उसको, परिवहन मिलेगा उसको, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी उसको। व्यक्ति वहां रहना पसंद नहीं करेगा जहां पर्वत है, पहाड़ियां हैं, क्योंकि वहां उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो उसे पसंद नहीं करता है। और व्यक्ति वहां भी रहना पसंद करेगा। ये दोनों तो जो पिछले हमने पढ़े, वो दोनों के दोनों जो पिछले वाले थे वो हमें क्या सिखा रहे थे? वो सिखा रहे थे कि भौगोलिक दृष्टि से। अब जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि पैसों के आधार पर, किसके आधार पर? पैसों के आधार पर मानव कहां रहना पसंद करता है? जहां उसको अच्छा रोजगार मिल जाएगा। जहां क्या मिल जाएगा उसको? अच्छा रोजगार। आर्थिक कारक मतलब पैसा या वित्त कह सकते हैं इसको, या फिर रोजगार भी कह सकते हैं इसको, जीविकोपार्जन भी कह सकते हैं। तो व्यक्ति आर्थिक रूप से कहां रहना पसंद करेगा? जहां जिस क्षेत्र में, ये कोई क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा खनिज है, ये तो एप्पल का लोगो बन गया, बहुत ज्यादा खनिज है, तो व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा, क्योंकि खनिज है तो खनन भी होगा तो रोजगार मिलेगा, खनन होगा तो परिवहन भी बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, परिवहन होगा तो परिशोधन भी होगा। परिशोधन मतलब कच्चे खनिजों को शुद्ध किया जाता है, तो ये सारी चीजें होगी। तो खनिज निक्षेप का मतलब होता है क्षेत्र। निक्षेप का मतलब क्या होता है? खनिज का क्षेत्र। ये भाग क्यों रहा आज इतना? निक्षेप का मतलब क्या है? क्षेत्र। किसका क्षेत्र? खनिज का। तो व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां खनिज अच्छी मात्रा में मिलती हो। दूसरा, व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां उद्योग अच्छे हो, उद्योग आकृष्ट हो, यानी उद्योगों की मात्रा। और उद्योग कहां लगेंगे? जहां खनिज होगा उसी के पास ही तो उद्योग लगेगा, क्योंकि उद्योग में क्या होता है? खनिजों से चीजें बनाई जाती है। खनिजों से क्या बनाई जाती है? चीजें बनाई जाती है। तो उद्योगों की आकृष्टता होगी, खनन कार्य होगा, वहां पे क्या होगा? खनन का कार्य होगा, मतलब खान यानी माइंस का कार्य होगा। भाई ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। रोजगार अवसर, उदाहरण अफ्रीका, कटंगा, जाम्बिया की तांबा पेटी। अब इसको समझिए, व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कहां रहेगा? अब ये एक सीरियल है। कैसे? व्यक्ति पैसे कमाने के लिए वहां जाएगा जहां से खनिज निकल रहे हो। खनिज को निकालना खनन कहलाता है। खनिज वाली जगह जाएगा क्योंकि वहां खनन है, और खनन से उसको मिलेगा रोजगार, रोजगार बढ़ेगा परिवहन से और उद्योगों से। तो खनन से कुछ निकाला है हमने खनिज, तो उसको फैक्ट्री में बनाएंगे कुछ उसका, तो उसको कहेंगे फैक्ट्री, मतलब उद्योग। तो ये सब इसमें आ रहे हैं। उसको रोजगार के अवसर मिल गए, खनन कार्य में अवसर मिल गए उसको, और सारी चीजें उसको मिलती गई, और मिलते मिलते व्यक्ति जो है अपने एक लेवल तक पहुंच जाता है। उसे रोजगार के ढेर सारे अवसर यहाँ मिलने लग जाते हैं, उसे वो सारी चीजें, तमाम चीजें यहाँ मिल जाती है जो उसको चाहिए। उदाहरण क्या है? अफ्रीका, कटंगा और जाम्बिया। इसके सबसे, जाम्बिया में तांबा पेटी है। जैसे जर्मनी में, जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूहर। क्या क्षेत्र है?
जर्मनी का रूहर जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो ये अपने आप में फेमस है। तो ये आर्थिक कारक थे। कैसे कारक थे? आर्थिक कारक। नगरीकरण, आर्थिक कारक में दूसरा नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब है व्यक्ति शहरों को तोजब देगा, क्योंकि शहरों में उसे क्या मिलेगा? शहरों में उसे रोजगार मिलेगा। चाहे तो वो बैंक में जॉब कर सकता है, चाहे तो वो किसी और ऑफिस में जॉब कर सकता है। ढेर सारी जॉब्स जो होती है, ऑटो रिक्शा चला सकता है, ढेर सारे रोजगार होते हैं, तो उसको रोजगार मिल जाएगा। दूसरा, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे से शिक्षा है वहां पे, अच्छे से स्कूल है वहां पे, अच्छे से कॉलेज है वहां पे, सारी चीजें उसको नगरों में मिल जाएगी। नगर मतलब शहर, सारी चीजें। चिकित्सा, अच्छे से हॉस्पिटल होते हैं शहरों के अंदर, इसलिए उसको चिकित्सा की भी कभी जरूरत पड़ी तो वो अपने आप को सेफ फील करता है। परिवहन, अच्छे से ट्रक, बस, रेल परिवहन, वायु परिवहन आदि चीजें यहाँ चला करती हैं। मैं सारों के नाम ले लिख रहा हूं, मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। संचार, अच्छी संचार की सुविधाएं होती है। नागरिक जो होते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलती है। प्रवासी आकर्षित करते हैं वहां पे, तो व्यक्ति शहरों में रहने इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोजगार, शैक्षणिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार, नागरिक सुविधाएं, प्रवासी आदि चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और वो हमेशा तोजब देता है उन चीजों को। तोजब मतलब वैल्यू देता है उन चीजों को कि वास्तव में ये चीजें उसको मिल जानी चाहिए। तो एक एक चीज को हमने देखा है, समझा है। और इससे आगे अगर हम बात करें तो नगरीकरण जो है उसके बाद जो हम पढ़ते हैं, प्रत्येक चीज यहां जो हम देख रहे हैं वो अपने आप में उस कार्य को कर रही है। किस कार्य को कर रही है? यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से अलाइनमेंट है या फिर ऐसे कौन से कारक है जो किसी ना किसी रूप के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करते हैं। तो उन कारणों की जब हम बात करते हैं तो अगला और कारण हमारे सामने निकल के आता है और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, औद्योगिकरण। कौन सा कारण? औद्योगिकरण। यानी कि व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां नगर अच्छा हो, जहां क्या हो? अच्छा नगर हो। और उसके ढेर सारे कारण हमने पढ़े कि नगरों में व्यक्ति क्यों रहना पसंद करेगा। अब जो चीज हम यहां देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां उद्योग हो। क्यों होंगे उद्योग और क्यों वहां रहना पसंद करेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति, उससे पहले हमने देखा कि उस स्थान पर रहना पसंद करेगा जहां उसे जल मिल जाए। व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां उसे अच्छी जमीन यानी अच्छी भूमि मिल जाए। तो ये सब कारण होते हैं कि व्यक्ति के या जनसंख्या के वितरण के, किस वितरण के? जनसंख्या के वितरण के। यहां अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति वहां रहना पसंद क्यों करेगा जहां उद्योग है? क्योंकि औद्योगिक पेटियां जहां होगी, यानी उद्योग क्षेत्र जहां होगा या औद्योगिक पेटियां जिस स्थान पर होगी, उस स्थान पर जो लोग उद्योग में काम करना चाहते हैं उन श्रमिकों के लिए, जो लोग उद्योगों में काम करना चाहते हैं उन श्रमिकों के लिए उस कारखाना में अच्छे से जॉब मिल जाएगा। अब मान लो कि कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, तो कुछ लोग काम करने जा रहे हैं, कुछ लोग काम करने आ रहे हैं, तो जो ऑटो चला रहा है उसको भी रोजगार मिलेगा। वो आते जाते छोटा मोटा सामान खरीद रहे हैं, कोई घर का परचूनी का सामान खरीद रहा है, कोई माचिस खरीद रहा है, कोई बीड़ी खरीद रहा है, कोई सिगरेट खरीद रहा है, कोई जो है घर के लिए चाय लेके जा रहा है, कोई घर के लिए शक्कर चीनी लेके जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार से दुकानदार से सामान खरीद रहा है। जिस दिन उनको सैलरी मिलती है तो वो चाहते हैं कि इसमें से हजार रुपए गुड़िया की शादी के लिए बचा लिया जाए या बच्चे को पढ़ाने के लिए बचा लिया जाए, तो बैंक में जमा कराते रहते हैं। तो बैंक कर्मी जो है उनको भी रोजगार मिलता है। कभी कभी उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति बीमार भी हो जाता है तो डॉक्टर को रोजगार मिलता है और उनके बच्चे जहां पढ़ेंगे वहां अध्यापक को रोजगार मिलता है। इसलिए ये एक औद्योगिकरण कम्युनिटी हो गई और इस कम्युनिटी के कारण इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो औद्योगिकरण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां उद्योग होंगे वहां भी लोग बसना पसंद करेंगे। तो नगरीकरण भी कर रहा था क्योंकि नगरों में सुविधाएं थी, इसके अंदर जल भी कर रहा था क्योंकि जल पहली आवश्यकता है व्यक्ति की। जमीन जो है व्यक्ति मंद ढालों और समतल मैदानों पर बसना पसंद कर रहा था। और उद्योगों के अंदर हमने सारी चीजों को देखा है। इससे आगे देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं जनसंख्या को? समाज जो है वो व्यक्ति की प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति सब कुछ समाज से ही सीखता है। सबसे पहला जो ज्ञान है उसका
शुरुआती वो समाज से ही ग्रहण करता है। इसलिए व्यक्ति कोशिश करता है कि वो सामाजिक परिवेश में रहे। किस में रहे? सामाजिक परिवेश में रहे। व्यक्ति सामाजिक परिवेश में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि समाज के गुण उसके अंदर आए। इसलिए वो समाज से दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि समाज से उसके जो गुण हैं वो मिलते हैं, समाज से उसके विचार मिलते हैं, समाज से उसकी संस्कृति मिलती है, समाज से वो सही गलत का ज्ञान कर पाता है, सही गलत का ज्ञान कर पाता है, और समाज से वो आगे बढ़ने के लिए नई नीतियों का निर्माण कर पाता है, और समाज से वो सद्बुद्धि वाले कार्य को करने की शुरुआत करता है। और समाज से ढेर सारे कारण बता रहा हूं क्योंकि आप खुद का व्यक्तिगत उदाहरण ले सकते हैं कि समाज में आप क्या क्या सीखते हैं। समाज में वो बड़े छोटे का आदर करना सीख रहा है, समाज के अंदर वो बड़े और छोटे का आदर करना सीखता है। किसका आदर करना सीख रहा है समाज में? किधर चला गया समाज? औद्योगिक नगरीकरण, औद्योगिकरण। हाँ, यहां पे देखिए क्या सीख रहा था समाज में? बड़े छोटे का आदर। अब ये इतनी चीजें अगर समाज सिखा रहा है तो व्यक्ति का जो रुझान होगा वो किस तरफ बढ़ेगा? व्यक्ति का जो रुझान होगा वो समाज की तरफ रहने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि समाज जो है वो रोजगार में तो इतना नहीं आकर्षित करता है व्यक्ति को, लेकिन सामाजिक जो परिवेश है बच्चे का, जो भी व्यक्ति समाज में रहता है उसका शुरुआती जो परिवेश है उसको सुधारने में जो कार्य करेगा, गुण है, विचार है, संस्कृति है, बड़े छोटों का आदर है, सही गलत का ज्ञान है, ये सामाजिक परिवेश ही उसे सिखाता है। और समाज में जो संस्कृति होती है उसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई राजस्थान का रहने वाला है और उसको घूमर डांस पसंद है, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपने कल्चर से जुड़ा रहे और घूमर को देखे। जैसे कोई गुजरात का व्यक्ति है तो वो कोशिश करेगा कि गरबा देखे। तो ये संस्कृति से जुड़ाव होता है, संस्कृति के प्रति रुझान होता है। जैसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो जैन साथी होते हैं वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो वहां रहें, जहां भी वो रहें तो उनके पीछे भी घर जैनी का होना चाहिए, उनके आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ जैनी होना चाहिए, क्योंकि वो अपने सांस्कृतिक कारक और समाज को महत्व दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जो कि क्या है? एक अच्छी बात है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, हम सबसे पहले तो जब उसको देते हैं हमारे छोटे या बड़े भाई को कि वो हमारे पास में रहे। हालांकि आज का कल्चर थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन कोशिश की जाती है कि वो हमारे पास रहे, क्योंकि एक समाज क्रिएट होता है और समाज में ही सुरक्षित फील करता है मानव। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होता है जो आपको ऐसे लिखना है। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या शब्द का अभिप्राय क्या है? जनसंख्या वृद्धि से तो एक क्षेत्र के अंदर जो है लगातार जनसंख्या का बढ़ते रहना, एक समय के अंतराल में एक ही स्थान पर, एक समय के अंतराल पर एक ही स्थान पर लोगों की संख्या बढ़ जाना। जैसे कि मैं रात को आया मान लो यहाँ पे, और मैं मान लो कि 1 साल पहले यहाँ आया और उस दिन यहाँ पे 100 लोग थे। मैं वापस 1 साल बाद जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ 125 लोग हो गए। समय का अंतराल बढ़ा है, जगह वो की वही है, तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए कैसे। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय, किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय पर रहे व्यक्तियों की संख्या, यानी जनसंख्या शब्द का अभिप्राय तो क्या है? जनसंख्या शब्द का अभिप्राय है लोग, लोगों की संख्या, बस इतना सा। लेकिन लिखना कैसे है? किसी क्षेत्र विशेष में, मान लो कि एक क्षेत्र विशेष मान लेते हैं, जैसे ये कानपुर है, ये मैंने क्षेत्र विशेष मान लिया। यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या कहलाएंगे। और जनसंख्या वृद्धि, निश्चित समय में संख्या बढ़ी है, किसी भी क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, वो तो वृद्धि हो गई। जनसंख्या शब्द और जनसंख्या वृद्धि दोनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूं। जनसंख्या शब्द का अर्थ है लोग, बस इतना ही,
किसी भी स्थान के लोग हो सकते हैं, जैसे कानपुर का देख लिया, यूपी का देख लिया, जयपुर का देख लिया हमने, पटना का देख लिया, कहीं का भी देख सकते हैं। सिर्फ लोगों का, सिर्फ लोग तो जनसंख्या, और लोग बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि, सिर्फ लोग तो जनसंख्या, और लोग बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि, दोनों चीजें समझना है आपको। आगे देखिए, हर वर्ष पूरे विश्व में 8.3 करोड़ बढ़ोतरी हो रही है, यानी एक साल में पूरे संसार में 8.3 करोड़ क्या हो रही है, बढ़ोतरी, 1.1%। वर्ष 1800 में 1 अरब लोग थे, वर्ष 1800 में कितने लोग थे, 1 अरब, जो बढ़कर 2022 में 8 अरब हो गए। आप देखो 1800 से लेकर 2022 तक कितने लोग बढ़ गए, 200-250 साल का समय है, ज्यादा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि या तो प्लस होती है या माइनस होती है, ज्यादातर प्लस ही होती है, और फिर माइनस तो कभी कभी देखने को मिलती है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, मतलब बढ़ी है जनसंख्या, क्या है, बढ़ी है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, मतलब घटी है। किसी स्थान पर लोगों का अगर घट जाते हैं लोग तो ऋणात्मक है, और लोग बढ़ जाते हैं तो धनात्मक है। आगे यहां तक समझ में, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, बिल्कुल सिंपल है, हम एक एक को पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि की आधारभूत संकल्पनाएं मतलब धारणा है। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या है। इससे पहले हमने देखा कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ लोग है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोग है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, एक स्थान पर लोगों की संख्या का बढ़ जाना। इसको और डिटेल से जब हम समझते हैं तो कुछ आंकड़े भी सामने हम लेंगे। जनसंख्या वृद्धि को डिटेल से हम समझ रहे हैं, समय के 2 अंतरालों के बीच, यानी 2 समय जो होते हैं उनके अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह कह रहा है कि 2 समय अंतरालों के बीच, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया यहाँ पे जयपुर, क्या उदाहरण लिया मैंने यहाँ पे, जयपुर। अब ये जयपुर तो एक ही है, लेकिन मानो कि यहाँ 2010 में जनसंख्या, जयपुर में 2010 में 20 लोग रह रहे थे, और मैं वापस इसी जगह 2021 में देखता हूं कि 20 लोग जो है ये 40 लोग हो गए। 2010 में जयपुर में कितने लोग हैं, 20, 2021 में कितने हो गए, 40। तो मुझे बताओ, लोग बढ़े हैं, लोगों में अंतर आया है या जगह में, लोगों में अंतर आया है। इसका मतलब लोगों में अंतर आया तो वो कब आया था, वो एक समय में आया था। तो 2010 में अलग है, 2021 में अलग है, दोनों समय अलग है ना। तो समय के 2 अंतरालों के बीच, यानी 2 समय का अंतराल है, 2010 2021, दोनों समय का अंतराल है कि नहीं है, जगह वो की वही है। होने वाले विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। एक ही क्षेत्र है ना, पहले भी जयपुर था 2010 में भी, और अभी भी क्या है, जयपुर है। समय क्या था, पहले 2010 था, अब 21 है, तो 2 समय आ गए ना, 2 समय का अंतराल यानी गैप, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2000 की जनसंख्या 107.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाए तो हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। ये जनसंख्या वृद्धि है भाई। 2001 में तो जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। तो ये जो बदलाव आया है, भारत तो भारत ही है, भारत तो भारतीय है ना, बदलाव किस में आया है, समय के अंतराल में। 2001 में तो आप देख रहे हैं अलग है और 2011 में आप देख रहे हैं अलग है। इसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है वो कि वही 2 समय के अंतरालों में किसी एक विशेष स्थान पर जनसंख्या के आंकड़े को देखना जनसंख्या वृद्धि है, और इसको अगर प्रतिशत में देखा जाता है तो वो जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा। दर का मतलब प्रतिशत। बस इतना सा बदलाव है और कुछ नहीं, इतना सा बदलाव है और कुछ भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि 2 स्थानों पर कि क्या कह रहे हैं हम, एक स्थान पर 2 समय के अंतराल में, एक स्थान पर, एक ही स्थान पर 2 समय के अंतराल में जो लोग बढ़ जाते हैं जनसंख्या वृद्धि है, और उसको प्रतिशत में लिखा जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं मैं कि एक ही स्थान पर 2 अलग अलग समय में जो लोग बढ़े हैं उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, क्योंकि समय 2 है और जगह 1 है। जगह वही है,
बनाई हुई दो है जगह। जैसे मैं कह सकता हूं, मैंने कहा भी है पहले कि ये दो जगह हैं, है ना, लेकिन ये जगह एक ही है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी वही क्षेत्र है और अब भी वही क्षेत्र है, लेकिन समय बदला है। भारत तो 2001 में भी वही था और 2011 में भी वही था, फिर इतना 18 के आसपास करोड़ों की संख्या कैसे बढ़ गई? तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि है। तो प्रतिशत में ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, बस इतना याद रखना। जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक वृद्धि दर, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु में अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं एक एग्जांपल यहां और ले रहा हूं। जैसे कि ये जयपुर है, ये क्या है? जयपुर है। इस जयपुर में 2010 में और 2021 में, इसको 2011 कर दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2011 में और 2021 में, 2010 के अंदर यहाँ की जनसंख्या जो है जयपुर की, वो मान लो कि 20 लोग हैं, माना कि हमने 20 लोग हैं। 2021 में ये जनसंख्या बढ़कर 30 लोग हो गई। तो ये 10 लोग जो बढ़े हैं, ये जनसंख्या वृद्धि है। और इसको अगर प्रतिशत में लिख दूं तो जनसंख्या की वृद्धि दर है। और इसमें से जितने भी लोग, इन 20 में से 30 में से जितने भी लोग हैं, जितने बच्चों का यहाँ जन्म हुआ है, उनमें से जो बुजुर्ग यहाँ एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु को मैं घटा दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या निकल कर आ जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि। बात इतनी सी है कि मैं गांव में 5-10 साल पहले गया और उस गांव के अंदर 200 लोग थे। कितने लोग थे? 200। तीन चीजें एक साथ समझाने वाला हूं मैं। उस गांव में 300 लोग, 200 लोग थे। मैं गया 5-10 साल बाद तो लोगों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। कुल मिला के जो 200 लोग थे आज, वो 3-4 साल बाद जब मैं गया तो 400 लोग हो गए। यानी यह लोगों की संख्या बढ़ी है, स्थान वही है लेकिन लोगों की संख्या में अंतर आया है, इसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इस अंतर को मैं प्रतिशत में लिखूं तो उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। क्या कहेंगे? दर। और यहां मैं पता करूंगा कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने जो पहले काउंट हो रखे थे वो एक्सपायर हो गए, मृत्यु हो गई बुजुर्गों की। तो जन्म में से मृत्यु और जन्म जो है उसमें से मृत्यु को मैं घटा दूंगा तो वो एक वृद्धि दर जो आएगी वो प्राकृतिक वृद्धि दर होगी। कैसी होगी? प्राकृतिक वृद्धि दर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, देखो यहां से आप समझ आओगे, मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं कि ये जयपुर है, ये क्या है? जयपुर। इस जयपुर में मैं 2 बार गया। पहले मैं गया 2011 में और फिर मैं गया 2021 में। 2011 में यहाँ 40 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? 40 लोग। कब की बात बता रहा हूं? 2011 में यहाँ लोग जो है वो 40 है और 2021 में मैं देख रहा हूं कि लोग हो गए 85। लोग कितने हो गए? ये काल्पनिक आंकड़ा ले रहा हूं मैं। 85 हुए कि नहीं हुए? आंकड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब जगह कौन सी है? वो की वही जयपुर। जगह वो की वही है ना, जयपुर। तो यहां पे बात क्या निकल कर आई है? यहां पे दो समय के अंतराल में, ये दोनों समय के एक ही स्थान पर, दो समय के अंतराल में एक ही स्थान पर लोगों की संख्या बढ़ना जनसंख्या वृद्धि है। और इस बात को जब प्रतिशत में दिखाया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर है। और इस क्षेत्र में, इस जयपुर में 2011 से 2021 के बीच जो बच्चे जन्मे हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनमें से माइनस मृत्यु कर दूं मैं तो हो जाएगी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर। और जो जन्मे हैं उनमें से मैं माइनस कर रहा हूं क्या चीज? जिन्होंने जन्म लिया है उनमें से मृत्यु को माइनस कर रहा हूं। और जो यहां से उठकर चले जाते हैं, जयपुर से कहीं अजमेर चले गए या फिर मान लो कानपुर चले गए, पटना चले गए, यहां से उठकर चले गए हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रवास। क्या कहलाते हैं? उत्प्रवास। और इस स्थान पर आके बस जाना कहलाता है आप्रवास। क्या कहलाता है? आप्रवास। अब उत्प्रवास में से आप्रवास को जब घटा दिया जाता है, उत्प्रवास में से किसको घटा रहे हैं? आप्रवास को जब घटा रहे हैं तो हमारे सामने एक चीज निकल कर आती है और उसे हम कहेंगे धनात्मक वृद्धि दर। उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि दर। तो देखो धनात्मक वृद्धि दर में क्या है? कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने लोगों ने
जन्म लिया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जन्म कितना हुआ। सबसे पहले क्या देखेंगे, जन्म कितना हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मृत्यु कितनी हुई। ये दोनों आंकड़े जब आ जाएंगे, उसके बाद जो बाहर से आकर किसी स्थान पर रहता है उसको कहते हैं आप्रवास, जो कहीं से आया है। और जो उठकर चला जाता है उसको कहते हैं उत्तरप्रवास। जैसे मैं घर से स्टूडियो आ गया, उत्तरप्रवास। घर के लिए क्या है वो, उत्तरप्रवास। जहां से मैं उठा हूं, उत्तरप्रवास। जहां मैं पहुंचा हूं, आप्रवास। यानी कि जहां जाकर मुझे पहुंचना है वो मेरे लिए आप्रवास होगा, और जहां से मैं उठकर आया हूं वो मेरे लिए उत्तरप्रवास होगा। यानी घर जो है वो स्टूडियो में आने से पहले घर से मेरा उठकर आना उत्तरप्रवास है, यहां पहुंचना मेरा आप्रवास है। तो ये चीज भी घटा दी जाती है, तो क्या जाती है, धनात्मक वृद्धि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। अब ये धनात्मक क्या होती है, ये तब होती है जब दो समयांतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। भाई जनसंख्या कब बढ़ जाती है, जनसंख्या जब बढ़ जाती है जब जन्म बहुत ज्यादा लोग ले रहे हो, जन्म दर ज्यादा, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और मृत्यु दर कम। यानी मरने वालों की संख्या तो है कम और जन्म लेने वालों की संख्या है ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली हम क्या देखेंगे, वहां पे जो वृद्धि होगी वो धनात्मक वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी, धनात्मक। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि में क्या होगा, मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी। क्या ज्यादा हो जाएगी, मृत्यु दर ज्यादा। किसमें, ऋणात्मक में मरने वालों की संख्या बढ़ गई, और जन्म दर भी कम हो जाएगी, जन्म दर भी कम। जन्मेंगे नहीं और मरते ही रहेंगे लोग, तो बताओ घटेंगे नहीं घटेंगे, तो घटेंगे, तो कहेंगे ऋणात्मक। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय के अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यदि दो समय के अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास करने लग जाए। तो या तो जन्म दर और मृत्यु दर कम हो, या फिर जो जन्म दर धीमी चले और मृत्यु दर बढ़ जाए। यानी कि मैं समझाता हूं आपको कि किसी स्थान पर जनसंख्या कम कैसे होगी, जन्म लेने वाले बच्चे जो है वो कम जन्मे, और जो बुजुर्ग है वो एक्सपायर होते रहे, खत्म होते रहे, तो जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। या फिर वहां जो लोग रह रहे हैं वो उठ कर दूसरे देशों में जाने लग जाए, यानी वो उत्तरप्रवास कर जाए, तो वहां जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तो हुई ऋणात्मक। धनात्मक कैसे होगी, जब लोग बाहर से आ रहे हैं, बच्चे जन्म लिए जा रहे हैं और बूढ़े वाले खत्म नहीं हो रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक। ये चीज मैं आपको समझा रहा था। भारत की 15वीं बार की जा चुकी है जनगणना, अब तक 15 बार जनगणना हो गई। पहली बार 1872 में किसने कराई, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। इन्होंने पहली बार जनगणना कराई भारत में, और इस समय लगभग 12 करोड़ के आसपास भारत के अंदर जनसंख्या थी। उसके बाद 1881 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। इन्होंने कराई, और इन्होंने उस समय जनसंख्या बताई 25 करोड़ के आसपास। और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में लोगों की काउंटिंग होती है, और वो अब तक 15 बार हो चुकी है। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी जनगणना। उसके बाद ये हर 10 वर्ष में कराई गई है। यहाँ एक ही लिख रखा है, हालांकि भारत की संपूर्ण जनगणना लिख रखा है 1881 में हुई, लेकिन यहाँ पे रिपन का नाम नहीं लिख रखा है। तो आप याद रखिए, लॉर्ड मेयो पहला और लॉर्ड रिपन दूसरा है। 1949 के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय जो है उसके अधीन आती है जनसंख्या। अभी भारत में जो है वो जनगणना कराने का कार्य करता है गृह मंत्रालय। कौन करता है, गृह मंत्रालय। 1951 के सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई है। यानी जो नियम बना हुआ था 1948 का, उसी के तहत हम चल रहे हैं। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या अधिसूचित अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
वैसे 1948 वो नहीं, ये नहीं कहता है कि मैं कहता हूं जब जनसंख्या उस हिसाब से होनी चाहिए काउंट, जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम उसी को फॉलो करते हुए अब तक 15 बार जनगणना कर चुके हैं। बताओ पहली कब? 1872, दूसरी कब? 1881। लेकिन कोविड की वजह से हम उससे पहले 15 जनगणनाएं कर चुके, लेकिन अंतिम जनगणना 2011 में कराई जानी थी, लेकिन अगस्त 2021 में कराया जाना था, लेकिन इससे पहले कोविड-19 आ गया था, कोरोना, और इसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। उस समय जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी, यानी हर व्यक्ति को अपने आप को काउंट कराना पड़ता था। मौर्य साम्राज्य में जितने भी व्यापारी थे, जितने भी किसान यानी कृषक, लोहार यानी लोहे का काम करने वाले, कुम्हार यानी कि पानी पीने के जो बर्तन होते हैं वो बनाने वाले, बढ़ई आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना के लिए ग्रामीण अधिकारी, गर्मिक और नगरपाल अधिकारी, नागरिक जिम्मेदार थे। मवेशी यानी भेड़ों की भी काउंटिंग होती थी मौर्य साम्राज्य में। आज भी अपने भी भारत में भी पशु गणना होती है, और पशु गणना करने का कार्य पशुपालन विभाग और राजस्व मंडल होते हैं, वो करते हैं। जिम्मेदार मवेशी कराधान उद्देश्यों के लिए व्यवसाय जातियों के रूप में समेकित हुई। भारतीय समाज की एक विशेषता जो आज तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही है, यानी हम जनगणना जो करना है वो 1872 में और 1881 में लॉर्ड मेयो, 81 में लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन तो बताते ही है, लेकिन उसके अलावा मौर्य जो साम्राज्य उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या को ये 3 चीजें प्रभावित करती है। एक तो ज्यादा जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, एक ज्यादा मृत्यु होती है तो जनसंख्या घटती है, और नहीं होती है तो जनसंख्या बढ़ेगी। एक व्यक्ति एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाता है तो उत्प्रवास कहलाता है, और व्यक्ति एक स्थान पर आकर बसना चाह रहा है तो जहां वो बस रहा है वो आप्रवास होगा। जैसे मैं आया तो यहाँ आप्रवास है मेरा, और जहां से मैं आया हूं वहां के लिए मैं उत्प्रवासी हूं, वहां के लिए क्या हूं। तो ये 3 घटक जो होते हैं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम से समझा रखा है कि जन्म मतलब उत्प्रवास क्या होता है और आप्रवास क्या होता है। इसमें एक प्रतिकर्ष कारक भी होगा और अपकर्ष भी होगा। देखिए समझिए, व्यक्ति किसी स्थान से उठ जाता है तो उसका गमन करना होता है, वो उठकर जा रहा है तो उद्गम स्थान हुआ उसका, और उसी को हम उत्प्रवास कहते हैं। व्यक्ति गमन कर रहा है, जैसे कि एक स्थान से उठकर गमन कर रहा है, उद्गम कर रहा है। उद्गम इसलिए कर रहा है, गमन होगा क्योंकि उसे कहीं जाना है। एक व्यक्ति एक स्थान से उद्गम करेगा तभी तो वो चलेगा, तो गमन होगा। उद्गम गमन होता है तो उसे कहते हैं उत्प्रवास। और एक व्यक्ति जहां पहुंचेगा और जिस स्थान पर, जिस गंतव्य पर उसको पहुंचना है उसको कहते हैं आप्रवास। उसको क्या कहते हैं? आप्रवास। व्यक्ति जहां से उद्गम हुआ है यानी जहां से उठा है उसको कहेंगे उत्प्रवास, और व्यक्ति का जहां पहुंचना है या जहां उसका गंतव्य है और जहां आगमन होगा वो है आप्रवास। क्यों जाता है? शांति की तलाश में, सुविधा की खोज में, इसलिए इनकी तलाश में ये जाया करता है। और जहां चला जाएगा वहां क्या मिल जाएंगे इसको? शांति की तलाश मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी, तो आर्थिक सुधार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां से ये गया तो बेरोजगारी के कारण गया होगा, भूखमरी के कारण गया होगा, अशिक्षा के कारण गया होगा, तो इसे ये चीजें धकेल रही थी। और धकेलना कहला रहा है प्रतिकर्ष। ये देखो धकेलना, प्रतिकर्ष कारक। धकेलना मतलब प्रतिकर्ष कारक। और इसको अगले शहर में जहां इसका आगमन होगा, जिसे हम आप्रवास कहेंगे, वहां की चीजें इसको अपनी ओर बुला रही है, अपनी ओर इसको आकर्षित कर रही है। आकर्षित कर रही है कौन? शिक्षा। शहर के अंदर कौन आकर्षित कर रही है व्यक्ति को? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन अपनी ओर आकर्षित करेगी इससे, इसलिए वो अपकर्ष कहलाएगी क्योंकि वहां उचित शिक्षा है। एक बार समझो, उद्गम यानी उठकर जा रहा है, उत्प्रवास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां धकेला जा रहा है इसको। कौन धकेल रहा है? अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी धकेल रही है इसको। जहां ये जाएगा वहां आगमन है, उसका गंतव्य है, और वहां जाकर वो रहने लग जाएगा। वहां वो इसलिए आया है कि उसको खींचा है किसने? शिक्षा ने, रोजगार ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो सुविधाओं की खोज के लिए यहां से आगमन, गमन से आगमन क्यों करता है? सुविधाओं की खोज के लिए। एक उद्गम से गंतव्य तक क्यों पहुंचता है? शांति की तलाश के लिए।
एक उत्प्रवास से आप्रवास क्यों करता है, यानी कहीं से उठकर कहीं क्यों जा रहा है आर्थिक पैसे कमाने के लिए। उसे जो चीजें धकेल रही थी तो कुछ चीजें आकर्षित भी कर रही है, जैसे उच्च शिक्षा, चिकित्सा, आवास। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का समझ में आ जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से बना रखा है। ये 3 पॉइंट है एक साथ, 3 पॉइंटों को एक साथ मैंने इसमें डाल रखा है, तो आप इसको अच्छे से बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। 3 पॉइंट एक साथ देखने को मिलेंगे आपको। ये आगे बढ़े, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्सेज जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या और विज्ञान का क्या लेना देना है। देखिए क्या लेना देना है। मानवीय प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन का प्रयोग कर रहा है, पूरा ही है। जनसंख्या को आराम मिल गया, जनसंख्या को आराम मिल गया तो उन्हें परेशानी नहीं होती। पहले बिना हॉस्पिटलों के कारण भी, हॉस्पिटल नहीं होने के कारण कई लोगों की डेथ हो जाती थी ऑन द स्पॉट। अब जो डॉक्टरों के द्वारा आधे लोगों को बचा लिया जाता है। तो पहले लोग जो है बाप का इंजन नहीं हुआ करता था, अब विज्ञान ने बाप का इंजन दे दिया तो जनसंख्या वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई। यांत्रिक ऊर्जा, औद्योगिक मशीनें, सुगमता बढ़ी। पहले व्यक्ति हर काम हाथों से करता था, अब औद्योगिक मशीनें बढ़ी, इसका मतलब विज्ञान का विकास हुआ तो जनसंख्या बढ़ी। महामारियां, जैसे कोविड अगर आ जाता और कोई टीका वीका नहीं लगता तो बताओ क्या हो जाता? जनसंख्या घट जाती, लेकिन विज्ञान ने जो है टीका बना दिया तो जनसंख्या वृद्धि होगी। महामारी व रोगों के विरुद्ध टीकाकरण और चिकित्सा की व्यवस्था कर देती। जितने लोग मरने चाहिए, जितनी मृत्यु दर होनी चाहिए वो नहीं हो रही, गिरावट है क्योंकि साइंस के कारण, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। तो ये चीजें हैं। यहां एक चीज आपको दिखाई दे रही है जिसे हम कह रहे हैं जनांकिकीय संक्रमण, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जनांकिकीय संक्रमण। इसका मतलब है गांव का खेती करने वाला व्यक्ति किसान है, गांव का ये किसान है, ये खेत के अंदर करता है किसानी। क्या करता है? किसानी। लेकिन ये यहां से उठकर शहर में चला जाता है रोजगार की तलाश में, तो यहां काम करेगा उद्योग में। क्या काम करेगा? उद्योग में। यहां ये किसी और प्रकार का काम कर रहा था, लेकिन यहां ये औद्योगिक श्रमिक बन गया। क्या बन गया? औद्योगिक श्रमिक। तो यहां खेती करने वाला व्यक्ति अगर शहर में जाके कोई अन्य काम करता है, यहाँ की जनसंख्या तो कम कर देता है गांव की, और शहर की जनसंख्या को ज्यादा कर देता है, तो ये एक संक्रमण हुआ लोगों का। किसका? जैसे कि मान लो 10 लोग गांव से शहर में आ गए, फिर वहां गांव वालों को लगा यार ये तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, कल को 10 लोग और आ गए, 20 लोग आ गए, ऐसे करके गांव की जो संख्या है, लोगों की जनसंख्या, वो तो हो गई कम, और शहर की जनसंख्या ऐसे बढ़ने लग गई। इसको हम कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण। इसमें व्यवसाय भी बदला। गांव में तो वो जो काम करता था खेती का करता था, प्राथमिक व्यवसाय, शहर में चलते हैं द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, तो ये यहाँ करने लग गया। तो ये देखिए ये चीज का फर्क है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। और इन 3 अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो सबसे पहली अवस्था जो हमारे सामने आती है वो है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था यानी जनसंख्या की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3। जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ी इस पे बात करेंगे बस। उच्च प्रजननशीलता व उच्च मत्यता होती है क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देशों में इसी अवस्था में थे। यानी प्रथम अवस्था वो है जिसमें लोग बीमारियों से जूझते थे, भोजन पर्याप्त समय पर नहीं मिलता था। प्रथम अवस्था देख रहे हैं। महामारी यानी बीमारियां थी, भोजन नहीं मिलता था समय पर, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल धीमी धीमी होती थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोग पैदा तो बहुत होते लेकिन हॉस्पिटल नहीं थे, इसलिए एक्सपायर हो जाते थे। तो जनसंख्या धीमी थी क्योंकि भोजन भी समय पर नहीं मिलता था और बीमारियां भी थी और डॉक्टर थे नहीं, तो परिवार ही सब कुछ था। जीवन प्रत्याशा निम्न थी। इसका मतलब है कि जीवन जीने की जो आस है वो बहुत कम थी। आप यहाँ 4 चीजों को पढ़ो, 4 चीजों को पकड़ो, आपको पहला वाली अवस्था समझ में आ जाएगी। पहली वाली अवस्था ये जनसंख्या की 3 अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था कह रही है व्यक्ति के जीवन जीने की आस ही नहीं थी प्राचीन समय में, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ जाती थी
तो व्यक्ति को छोटी सी भी बीमारी लग जाती, उसका कोई उपाय नहीं था तो वो एक्सपायर हो जाता। इसलिए महामारियां थी, समय पर खाना नहीं मिलता था और जनसंख्या वृद्धि जो है वो तो धीमी हो ही गई इन दोनों के कारण। इसलिए जीवन जीने की जो आस है वो बिल्कुल कम हो गई। उनके प्रौद्योगिकी स्तर पर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व में सभी देश इस अवस्था में थे, प्रथम अवस्था में। 200 साल प्रथम अवस्था थी, उसमें बीमारियां थी, भोजन लोगों को मिलता नहीं था, जीवन जीने की आस खत्म होगी जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि जो है धीमी हुआ करती थी। ये पहली अवस्था है। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, प्रजनन शीलता जो है वो उच्च हुई, लोग ज्यादा पैदा होने लगे और ज्यादा पैदा होने लगे। किसमें? द्वितीय में। किंतु ये समय के साथ घटती गई। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में स्वास्थ्य में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आई। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। यानी इस समय जो है धीरे धीरे चिकित्सा का विकास होने लगा, तो लोग जितने खत्म हो रहे थे थोड़े से कम होने लगे, और ये इक्वल थी, मतलब कुछ बराबर सा ही मैटर इसका रहता है कि ठीक ठाक स्थिति को बना के चलती है द्वितीय परावस्था। अंतिम परावस्था क्या कहती है, प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट गई। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती थी या मंद हो जाती थी। इसमें क्या देख रहे, देखो इस डायग्राम को देखो, जनसंख्या या तो रुक गई या धीमी हो गई, या रुक गई या धीमी हो गई। किसमें? लास्ट वाली अवस्था में। या तो जनसंख्या बहुत धीमी हो रही है या घट रही है। देखो दोनों चीजें, दोनों अधिक घट रही हैं, घट जाती थी जनसंख्या, या तो स्थिर हो जाती थी या मंद मतलब धीमी, स्थिर मतलब रुक जाती थी। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है। यानी कि ये जो तीसरी अवस्था है इसमें व्यक्ति पूरी तरह से मोनेटाइज है। इसका मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से सक्षम है, बीमारी से लड़ सकता है, हर कार्य से लड़ सकता है, पूरी तरह से सक्षम है। पहली अवस्था में क्या था, व्यक्ति सक्षम नहीं था, ना बीमारी से लड़ने की क्षमता थी उसके पास, ना खाने को भोजन था। और दूसरी अवस्था में क्या था, दूसरी में धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे थे और जो कमियां थी उस पर कार्य चल रहा था। जनसंख्या की 3 अवस्थाएं, एक बार फिर बता रहा हूं, जनसंख्या की 3 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था है उसमें भोजन नहीं था, बीमारियों पर काबू नहीं था, इसलिए जीवन जीने की आशा, जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो कम थी, इसलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ी नहीं, जबकि प्रजननशीलता ठीक थी उनकी। दूसरी अवस्था में हम धीरे धीरे उन समस्याओं से जो पहली अवस्था में थी, भोजन और महामारी की, उन पर कंट्रोल करने लगे और कुछ कुछ अच्छी अवस्था में आने लगे। तीसरी के अंदर हम एक अच्छी अवस्था में आ गए और नियंत्रित जीवन जीने लग गए, जहां पे जनसंख्या भी स्थिर और मंद नजर आती है। मनुष्य जाति अधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। और फिर उसके बाद जो व्यवस्थाएं देखने को मिली वो मिली जनांकीय संक्रमण, यानी कि लोगों के अंदर जो है ढेर सारी चीजें ऐसी देखने को मिली कि जनांकीय संक्रमण, जो लोग खेतीबाड़ी का काम करने वाले हैं वो भी शहरों की तरफ आ गए और इसी को हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय किसने बताए? थॉमस माल्थस ने बताए कि खाना कम लोग ज्यादा होना घातक है। यानी किसी देश के पास इतना सा खेत है, उसमें खाना कम पैदा हो रहा है, लोग ज्यादा हो जाता है, तो ये तो माल्थस क्या बताएगा, सबको पता है, ठीक है ना। तो खाना कम लोग ज्यादा होना घातक है, जॉन माल्थस ने 1768 में कहा था। जनसंख्या पर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करें हम, उपाय क्या है इसके? तो लोगों को शिक्षित करो और उन्हें समझाओ कि ज्यादा जनसंख्या से नुकसान होता है। परिवार नियोजन, बच्चे दो ही अच्छे, 2 बच्चों पर जोर दिया जाए। विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा दी जाए। संतान उत्पत्ति की सीमा जो है उसका निर्धारण कर दिया जाए। जनसंख्या शिक्षा, महिला शिक्षा, यौन शिक्षा एंड जनसंचार आदि चीजों को बढ़ा दिया जाए। यानी जनसंख्या की जो शिक्षा है, महिला की जो शिक्षा है, यौन संबंधित शिक्षा है, इन सबको बढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि काफी सुधार नजर आने लग जाएंगे। तो ये था हमारा स्वीट सा प्यारा सा वन शॉट जो आपकी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।